Hi everyone, this is Priya Gaushi and I welcome you all to the new session. So in this video we will study about the important statements that Thomas Hobbes had given regarding the state of nature. So one of the statement is in front of you, right? That is state of nature is a state of war of all against all, right? So there are certain statements which Thomas Hobbes have given, which actually highlights uh, his state of nature. और basically उसमें उन्होंने उन situations को highlight करने की कोशिश की है कि जो कि बेसिकली स्टेट ऑफ नेचर में होगी एंड बिकॉज ऑफ दिस ही इज ट्राइंग टू गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ हिज स्टेट कि क्यों स्टेट जरूरी है. सो व्हाट ही इज डूइंग इज कि सबसे पहले तो स्टेट ऑफ नेचर में वो ट्राई कर रहे हैं ये समझाने की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. फिर उन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए ही विल बी गिविंग अ सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेट. तो ये पूरा का पूरा फ्लो हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरीके से वो चीज़ों को स्टैब्लिश करते हैं, राइट? Okay. So basically these are the famous statements जो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. उनका जो पहला स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया दैट द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट. बेसिकली सारे स्टेटमेंट्स इंटरलिंक्ड हैं और जब हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो एक एक स्टेटमेंट आप समझ पाओगे कि किस तरीके से वो एक स्टेटमेंट को के थ्रू दूसरा स्टेटमेंट स्टैब्लिश करते हैं, दूसरे के थ्रू तीसरा, और इस तरीके से वो सारे स्टेटमेंट स्टैब्लिश करते हैं, राइट? लेकिन इन सब इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक यू टू ऑल ऑफ यू टू रिकॉल जो भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में समझा है. देखिए, हमने पढ़ा था कि जो थॉमस हॉब्स है ये बेसिकली एक ऐसे थिंकर हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को सामने लेके आ रहे हैं, राइट? हमने वीडियो में देखा भी था कि उनका आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या था, क्यों था, क्या फिलॉसफी थी उसके पीछे वगैरह वगैरह. ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको माइंड में रखनी बहुत जरूरी है. देखिए, उनका मानना यही था कि एक स्टेट का होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि जो लोग हैं वो उनकी जो लाइफ है, जो उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है दैट इज द राइट टू लाइफ, उसको खतरा था. तो उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वो स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से जो आपकी बेसिकली स्टेट होगी वो क्या करेगी, लोगों को राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन देगी और अगेंस्ट में जो लोग हैं जो बेसिकली सिटीजन्स हैं वो अपने सारे राइट्स स्टेट को दे रहे होंगे. और हमने वो सब भी देखे थे, लॉ कहाँ साइलेंट होता है, वहाँ पे लिबर्टी एक्सेट्रा, मतलब वो सब चीज़ें हम आगे भी कवर करेंगे प्रॉपर उनके स्टेटमेंट्स में. बट दिस थिंग ऑल वी हैव सीन इन द इंट्रोडक्शन एज वेल. तो आज की जो वीडियो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आप समझेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब किस तरीके से वो अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं थॉमस हॉब्स, राइट? किस तरीके से वो जस्टिफाई करते हैं कि हाँ, स्टेट और सिटीजन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है. ठीक है, सो एक एक तो अभी पहले स्टेटमेंट जस्ट रीड कर रही हूँ मैं, उसके बाद हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैं कर चुकी हूँ. सेकंड स्टेटमेंट इज that in the state of nature, life of a man is nasty, poor, brutish and short. Third is, in the state of nature, there is no scope for art, literature, navigation and industry. And the fourth one is, I and fear were born together, right? Okay, so let us start. सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले, मतलब इवन बिफोर गोइंग इनटू द कोर स्टेटमेंट, हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार जब थिंकर स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं तो स्टेट ऑफ नेचर से उनका क्या मतलब होता है, राइट? देखिए, स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. क्या है? एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? इसका ये मतलब आपका होता है कि एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. ठीक है, दे आर थिंकर्स आर एक्चुअली इमेजिनिंग एक सिचुएशन कि उस सिचुएशन में अगर लोग हैं तो क्या हो रहा होगा. तो स्टेट ऑफ नेचर भी और कहीं नहीं बल्कि थॉमस हॉब्स की इमेजिनेशन में है. ही इज थिंकिंग कि आप अभी के लिए स्टेट ऑफ नेचर को क्या समझ सकते हैं. स्टेट ऑफ नेचर को आप ऐसी सिचुएशन समझ सकते हैं. यू कैन एक्चुअली
थिंक इट एज अ सिचुएशन जहाँ पे स्टेट नहीं है, जहाँ कोई राज्य नहीं है, जहाँ पे कोई भी सुपरवाइजिंग अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कोई स्टेट नहीं है और जहाँ पे जो लोग हैं उनको बेसिकली जो भी नेचर है उसके अकॉर्डिंग रहना है, राइट? इज इट क्लियर टू यू? सो स्टेट ऑफ नेचर इज अ hypothetical concept used by social contract thinkers to show how a life will be in the absence of state or when we live just according to our nature, ठीक है। आवर नेचर मतलब हमारे नेचर, यानी कि देखिए दो तरह की चीजें हैं। एक है नेचर, प्रकृति, जैसे कि आपके पेड़ पौधे ये सारी चीजें। दूसरा है ह्यूमन नेचर, इंसान की प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, राइट? तो अगर हम लोग देखिए रहना तो हर हाल में नेचर में ही है, राइट? आज भी अगर आप किसी स्टेट को भी फॉर्म करें, नेचर से मिलता क्या है? नेचर से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं। अल्टीमेट जो कंपटीशन है वो इन रिसोर्सेज के लिए ही है। मैं भी समझाऊंगी आपको कैसे क्या है, ठीक है। अल्टीमेटली तो हम हर इंसान को इन रिसोर्सेज की ही पड़ी है, बट जो सबसे उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज फिलहाल है वो है ह्यूमन नेचर। तो अगर आपके पास कोई स्टेट नहीं है, आप नेचर में अपने नेचर के अकॉर्डिंग रहते हैं, उस सिचुएशन को ये लोग स्टेट ऑफ नेचर कह रहे हैं। तो पहले तो स्टेट ऑफ नेचर के कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अब जब जो बेसिकली स्टेट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स हैं वो इस तरीके से कुछ इमेजिन करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं स्टेट ऑफ नेचर। अब जब हमने ये समझ लिया कि ठीक है स्टेट ऑफ नेचर ये होता है, तो अब जो थॉमस हॉब्स हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो बेसिकली उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस स्टेट ऑफ नेचर में होगी, ठीक है। तो जो हमने बेसिकली स्टेटमेंट देखा था, हमने क्या स्टेटमेंट देखा था? दैट द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ठीक है। तो बेसिकली थॉमस हॉब्स का कहना है कि जो ह्यूमन लाइफ होगी, स्टेट ऑफ नेचर में ह्यूमन लाइफ एक स्टेट ऑफ वॉर के फॉर्म में होगी, जिसमें हर इंसान एक दूसरे से लड़ रहा होगा, ठीक है। अब उन्होंने इतनी बड़ी बात तो कह दी, अब ऑब्वियस सी बात है अगर किसी को उन पे भरोसा करना है तो उन्हें समझाना पड़ेगा लोगों को कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो उसका वो एक्सप्लेनेशन किस तरह से देते हैं, ठीक है। इस चीज का एक्सप्लेनेशन निकालने के लिए वो दोबारा जाते हैं इन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। हमने बहुत डिटेल में इनका रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड देखा था, इससे पहले मैंने ह्यूमन नेचर पे जो पावर वाला वो स्टेटमेंट समझाया था, तो उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में समझा था, और वही चीज़ वो यहाँ पे भी लेके आते हैं। बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे कट शॉर्ट करते हुए बहुत ब्रीफ में करूँगी। अगर आपको वो समझना है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये आपका हुआ कि फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर, उसमें ये उसके थ्रू बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिरकार क्यों in the human life will be in a state of war of all against all in the state of nature, ठीक है। वो कहते हैं कि जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? वो है आपकी कि इंसान यूटिलिटेरियन है, ठीक है। यूटिलिटेरियन क्यों है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से वो स्टैब्लिश करते हैं कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है, वो पार्टिकल्स में कॉन्टिन्यूस मोशन हो रहा है, उन मोशंस की वजह से दो तरह के इमोशंस बन रहे हैं। फर्स्ट इज द लव, सेकंड इज द एवर्जन। लव रिप्रेजेंट्स द इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द थिंग्स व्हिच गिव्स द ह्यूमन प्लेजर, हेट एवर्जन रिप्रेजेंट्स द डिक्लाइनेशन टुवर्ड्स द पेन, राइट। तो वो यही बोलते हैं कि ये जो पार्टिकल है, मतलब बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स द बेसिक नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज ए यूटिलिटेरियन।
right? And this movement of particle will continue as long as the person will be alive, right? जब तक वो जिएगा तब तक ये मूवमेंट चलेगा. एंड पिछले वीडियो में मैंने ये स्टैब्लिश किया था कि किस तरीके से थॉमस हॉब्स बताते हैं कि जो भी प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी है ह्यूमन की, उसको उन प्लेजर्स को ऑब्टेन करने के लिए जो मीन्स है वो पावर है, राइट? तभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से एक प्लेजर सेटिस्फाई करने के बाद, मतलब द सेटिस्फेक्शन ऑफ वन प्लेजर एक्चुअली गिव्स बर्थ टू द अनदर डिजायर, राइट? तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ देख लीजिएगा. अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो हम सब कुछ समझ गए कि भाई लोगों को खुशी चाहिए, वो हमेशा वो चीज़ करना चाहेंगे जिससे उन्हें खुशी मिले, और हमेशा उस चीज़ को अवॉइड करना चाहेंगे जिससे उन्हें पेन, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अब वो थॉमस हॉब्स इंट्रोड्यूस करते हैं एक डिलेमा. वो डिलेमा किस किस के बीच में है? दिस डिलेमा इज बिटवीन द अनलिमिटेड डिजायर्स एंड द लिमिटेड नीड्स. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो नेचर है, नेचर से हमें रिसोर्सेज मिलती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये रिसोर्सेज भी क्या है? ये रिसोर्सेज भी आपकी लिमिटेड है, राइट? हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है. इसीलिए तो इतना सारा काम चलता रहता है कि हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करना है. तो कुछ तो रिसोर्सेज ही ऐसी हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, और वगैरह वगैरह. यानी कि जो एक इस चीज का सारांश है वो ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, हमारे पास मीन्स तो लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारे जो डिजायर्स है वो अनलिमिटेड है. तो यहाँ पे एक डिलेमा क्रिएट होता है. अब सीधी सी बात है कि हम लोगों ने ये भी स्टैब्लिश किया था कि जो मैन है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसका जो नेचर है वो क्या है? हेडोनिस्टिक है, यानी कि एक प्लेजर सीकिंग नेचर है, ठीक है? प्लेजर सीकिंग नेचर है. अब एक के बाद एक डिजायर आ रही है, तो सीधी सी बात है कि जो पावर के लिए स्ट्रगल है वो भी बढ़ रहा है, बिकॉज पावर इज द ओनली मीन्स टू ऑब्टेन दीज डिजायर्स. हमने अलग अलग टाइप की पावर्स भी के बारे में भी बात की थी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है? तो बेसिकली अगर हम देखें तो जैसे ही लोग अपने इन डिजायर्स को पूरा करने की ओर बढ़ेंगे, उतना ही वो जो है पावर के पीछे भागेंगे, ठीक है? उतना ही पावर के पीछे भागेंगे. एंड फिर क्या होगा? दिस विल एक्चुअली रिजल्ट इनटू द कंपटीशन. कंपटीशन बढ़ेगा या स्ट्रगल बढ़ेगा पावर के लिए, राइट? अब man is assured of enjoying pleasure only when man has more power than others. मतलब अगर आपके पास 2 टॉफी हैं और आपके छोटे भाई के पास 3 टॉफी है, राइट? तो आपको उन 2 टॉफी की खुशी ज्यादा नहीं होगी, बल्कि उस एक टॉफी के बारे में आप ज्यादा सोचोगे जो दूसरे वाले को ज्यादा मिला है, राइट? तो दिस इज द बेसिक नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो इसमें होगा क्या कि जैसे ही देखिए ये जो पावर होती है ना, उसी तरीके से जो पावर है, जिसको कि अभी हमारे जो थिंकर है थॉमस हॉब्स, वो मीन्स बता रहे हैं टू ऑब्टेन एवरी अदर प्लेजर. दिस पावर इज अ जीरो सम गेम. दिस इज अ जीरो सम गेम. मतलब क्या? मतलब एक बंदे की पावर जहां बढ़ी, उसी प्रपोर्शन में दूसरे की पावर रिड्यूस होना तय है. फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि ओके, जैसे मैं अभी एक टॉफी का एग्जांपल दे रही थी, वही एग्जांपल लेके चलते हैं. सपोज करिए आपके पास 2 टॉफी है एंड आपका जो सिबलिंग है उसके पास 3 टॉफी, ठीक है? तो अभी सिचुएशन क्या है? इस सिचुएशन में आपके पास क्या बोलते हैं,
वो है आपके पास कम टॉफीज है और आपके सिबलिंग के पास ज्यादा टॉफीज है। अब एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि आपने एक टॉफी और इंक्रीज की, अब यहाँ पे ये पावर इक्वेट हुई। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है ना, ये आपकी बैलेंसिंग सिचुएशन नहीं होती है। दिस इज नॉट अ बैलेंसिंग सिचुएशन। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल बी एस्पायरिंग फॉर कि एक और बढ़ी, और जैसे ही ये वाली सिचुएशन आई, दूसरे वाले की डिक्रीज हुई। और अगर मैं इस वाली टॉपिक की भी बात करूं, तो अल्टीमेटली जो पावर इसके पास थी, जब आपके पास दो है और इसके पास तीन है, तो वो तो डिक्रीज हो ही गई ना, आपकी बढ़ी लेकिन सामने वाले की डिक्रीज हुई, राइट। तो इसको हम और भी उससे समझ सकते हैं कि जब भी किसी एक पर्सन की पावर बढ़ती है, तो दूसरा वाला उसी प्रपोर्शन में खुद को पावरलेस समझता है। यानी कि दूसरा वाला जब पावरलेस समझेगा खुद को, तो अल्टीमेटली ये इसके अंदर जो पावर एक्वायर करने की टेंडेंसी है वो और भी ज्यादा बढ़ेगी, और ये स्ट्रगल कंटिन्यू होता चला जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? आप इन सारी चीज़ों को वर्ल्ड वॉर्स के साथ भी जोड़ सकते हैं। जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस करेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से ये पावर इज अ जीरो सम गेम आता है, किस तरीके से जो वर्ल्ड वॉर्स हुई उसमें किस तरीके से इस पूरी चीज़ों का रोल था। तो हम लोग सब चीज़ वहाँ पे कवर करेंगे। अभी के लिए आपके लिए बस सिंपल से समझो कि पावर क्या है, एक जीरो सम गेम है। यानी कि एक बंदे की जितनी बढ़ेगी, दूसरा उतने ही प्रोपोर्शन में खुद को पावरलेस फील करेगा, और उसकी वजह से उसके अंदर पावर को एक्वायर करने की टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे ही वो और ज्यादा पावर एक्वायर करने की कोशिश करेगा, तो पावर के लिए स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ेगा। और ये स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा, क्योंकि मान लो जैसे ही उसके पास थोड़ी ज्यादा पावर हुई, तो पहला वाला बंदा फिर से पावरलेस फील करेगा, ये फिर से और पावर गेन करने की कोशिश करेगा, and the struggle and the cycle will move go on, right? इसीलिए इसीलिए जो थॉमस हॉब्स है वो ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन सारी चीजों को रेगुलेट करने वाला नहीं है, इसीलिए यहाँ पे ये स्ट्रगल बरकरार है, ये वॉर्स। तो इसीलिए वो कहते हैं दैट द लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज इन द स्टेट ऑफ वॉर। इस सिचुएशन में लाइफ की कोई भी सिक्योरिटी नहीं रह जाती। देयर विल ऑलवेज बी अ फियर कि सामने वाला जो है आपकी आपकी जिंदगी आपसे छीन सकता है। जिंदगी का डर, जिंदगी छीनने का डर इस सिचुएशन में हमेशा होता है। अब आप खुद सोचो, एक सिचुएशन जहाँ पे वॉर चल रही है, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहाँ पे वॉर चल रही है, उस सिचुएशन के अंदर इंसान का सारा फोकस, सारा का सारा कंसंट्रेशन कहाँ पे होगा? सारा का सारा कंसंट्रेशन होगा टू सेव हिज और हर लाइफ, राइट? क्या इस सिचुएशन में वो ये सोचेगा कि मुझे एमबीए करना है? क्या इस सिचुएशन में वो ये सोचेगा कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है? क्या इस सिचुएशन में वो ये सोचेगा कि उसकी जो बेसिकली उसे एक अच्छे कॉलोनी में जाके रहना है? क्या वो ये सोसाइटी की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा, राइट? क्या वो अपने आप को रिच बनाने के बारे में नहीं, भाई सबसे बड़ी जिंदगी है इस समय उसके आगे। तो पूरा का पूरा फोकस कहाँ पे है? जिंदगी को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जो पावर स्ट्रगल था, उस पावर स्ट्रगल की वजह से एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है, थ्रेट टू लाइफ। एंड हेंस जो सारा का सारा फोकस है वो अभी फिलहाल लाइफ को सेव करने के ऊपर आ गया है। तो ऐसे में जो लाइफ होगी वो कैसी होगी? लाइफ वुड बी नेस्टी, ब्रुटिश, शॉर्ट। शॉर्ट क्यों है पता है? एंड पुअर। पुअर क्यों भाई? क्योंकि आप सिर्फ जीने के लिए उस टाइम फोकस है, जिंदगी पे फोकस नहीं है, राइट? नेस्टी का क्या मतलब होता है? ठीक है, नेस्टी का मतलब होता है आपका अनप्लेजेंट, सॉरी, अनप्लेजेंट होगी,
क्रूअल होगी, पुअर होगी और शॉर्ट होगी, बिकॉज कोई भी किसी को आके कभी मार रहा है, राइट? तो लॉन्ग लाइफ का तो कोई उस टाइम सोच भी नहीं रहा, इट्स जस्ट कि अभी लाइफ बच जाए। तो ऐसे सिनेरियो में आप जरा खुद सोचिए कि क्या होगा सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट का, किस तरह की होगी सोसाइटल डेवलपमेंट, किस तरह की आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी तरह की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो कैसी होगी। नहीं सोच सकते। उस सिचुएशन में कोई भी इस तरह की डेवलपमेंट के लिए कोई स्कोप ही नहीं रह जाता, राइट? तो इस तरह का जो स्टेट ऑफ नेचर है वो क्या होगा यहाँ पे, इट इज बेसिकली स्टेट ऑफ पेन, राइट? तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा लेके जाना चाहूंगी उन स्टेटमेंट्स की तरफ जो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे कि इन द स्टेट ऑफ नेचर द मैन द लाइफ ऑफ मैन इज नेस्टी पुअर ब्रिटिश एंड शॉर्ट। अब आपको समझ आया ये क्यों मैंने बोला था। एंड ये भी आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे नेचर के अंदर देर इज नो स्कोप फॉर आर्ट लिटरेचर नेविगेट, क्यों नहीं है इसको, ठीक है? इतना समझ में आया है। तो यहाँ पे आपको जो समझने की जरूरत है वो ये है कि क्योंकि मैन का नेचर प्लेजर सीकिंग है, वो इस तरीके के पेन को, ये आप खुद देखो ना कि ये जो स्टेट है ये स्टेट कैसी बन रही है, ये स्टेट बन रही है पेन की स्टेट, और इस स्टेट से एक इंसान हमेशा उभरना चाहेगा बिकॉज ऑफ टू फंडामेंटल emotions of the particles, that is aversion and love, and the human being has the aversion towards pain, राइट? तो यहाँ से वो निकलना चाहेगा, इसीलिए इसको ही अवॉइड करने के लिए, इस एनार्की को अवॉइड करने के लिए बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट में जाता है। सो जो वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है स्टेट के साथ, राइट? तो इट इज टू बी नोटेड कि इनका जो स्टेट ऑफ नेचर है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सिचुएशंस प्रिवेलिंग इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द सिविल वॉर, राइट? तो देखो ये मैं बार बार आपको क्यों बताती हूँ, क्योंकि कोई भी थिंकर होता है, मैं बार बार बोलती हूँ, उसके एक्सपीरियंसेस उसके थॉट प्रोसेस को मोल्ड करते हैं। तो वहीं से आपको जो, जब आप आंसर लिखेंगे तो जो कहते हैं ना क्रिटिकली इवैल्यूएट हम कैसे करें, तो क्रिटिकली इवैल्यूएट यहीं से आप करते हो। सबसे बड़ा रीजन ही ये आ जाता है कि भैया जो सिचुएशन उसने देखी उस सिचुएशन के हिसाब से तो उन्होंने सही कहा, बट क्या ये रियलिटी में सही है, क्या ये सारी सिचुएशंस में सही बैठता है? इस तरीके से आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, किस सिचुएशन में सही बैठता है किस में नहीं, राइट? ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगी। ये जो लास्ट पार्ट है जो मैंने कहा था आई एंड फियर का बॉन्ड टुगेदर, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें मुझे आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड फिर से लेके जाना पड़ेगा, तो आई विल कवर दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। I hope you have liked this video, and if you are liking the content then please share it with others ताकि लोगों का भी भला हो सके, and मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी इस तरह का और कंटेंट क्रिएट करने की। Okay, so thanks a lot for your time. Take care. Bye bye.